अत्यधिक सर्दी होती है, जबकि मुंबई में ऐसा नहीं होता है। अब हम महासागरीय धाराओं के ऊपर परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, जिस तरीके से अपने स्थलीय भाग के ऊपर नदियाँ बहती हैं, लगभग उसी तरीके से उससे विस्तृत रूप में महासागरों के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी धाराएं चलती हैं। उन धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये धाराएं किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि इंग्लैंड के अंदर सबसे अधिक सर्दी गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ का जो समुद्री बंदरगाह हैं वो पूरे साल खुले रहते हैं। इसका क्या कारण है? हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने गल्फ स्ट्रीम धारा के विषय में सुना होगा। यह गल्फ स्ट्रीम धारा जो भूमध्य रेखा से शुरू होकर उत्तर ध्रुव की तरफ जाती है, यह जब इंग्लैंड के तट के नज़दीक पहुंचती है तो वहां के तापमान को बढ़ा देती है। इस कारण वहां जो बर्फ़ जमा होती है वह पिघल जाती है और वहां के बंदरगाह पूरे साल खुले रहते हैं। जबकि जो ठंडी धाराएं हैं, जब वो गर्म प्रदेशों में पहुंचती है तो वहां के तापमान को कम कर देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो उनके कारण भयंकर कोहरा उत्पन्न होता है और जिससे हमारे जहाज़ आपस में टकरा जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम जल एवं स्थल के वितरण किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करते हैं, इस पर परिचर्चा करते हैं। जल एवं स्थल का वितरण भी जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। इसके लिए आप उदाहरण लीजिए। यदि आप अपने घर के अंदर एक बर्तन के अंदर 1 कप पानी गर्म करते हैं और दूसरे बर्तन में आप यदि 2 गिलास पानी गर्म करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जब जिस बर्तन में 1 कप पानी गर्म करते हैं वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जिस बर्तन में आप 2 गिलास पानी गर्म करते हैं वो देर से गर्म होगा। तो इसी प्रकार से हमारे सूर्य की जो किरणें हैं, जो वो स्थल भाग के ऊपर गिरती हैं तो वो लगभग 6 फीट की गहराई तक अंदर जाती हैं, जबकि समुद्र के अंदर वही सूर्य की किरणें लगभग 600 फीट की गहराई तक अंदर जाती हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्री भाग देर से गर्म होता है, जिसका कारण समुद्र के अंदर सूर्य की किरणें अंदर गहराई तक जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जब समुद्री भाग देर से गर्म होगा तो निश्चित तौर पर वह देर से ठंडा होगा, जबकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आप सभी बच्चों ने अपने भारत में राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल के बारे में अवश्य सुना होगा। थार के मरुस्थल में जैसलमेर, जोधपुर में मई जून के महीने में जब तापमान 50 या इससे ऊपर पहुंच जाता है, तब रात के समय तापमान गिर के मात्र 15 या 16 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेत दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात को जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत आप यदि समुद्र के किनारे, उदाहरण के लिए आप त्रिवेंद्रम शहर को ही लीजिए, वहाँ दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह मुश्किल से 3 या 4 डिग्री ही अंतर होता है। तो इसका कारण यही है कि समुद्री भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। आइए अब हम पर्वतीय अवरोधों के बारे में परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सुना है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत भारत का प्रहरी ही नहीं है, बल्कि यह भारत की जलवायु को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जब मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से चलकर हिमालय पर्वत से टकराती हैं तो ये भारत के अंदर बहुत भारी वर्षा करती है। इसी प्रकार से जब उत्तरी पूर्वी हवाएं जो शीत ऋतु में चलती हैं, जो बेकाल झील के पास से उत्पन्न होती हैं, वो हिमालय से टकरा कर भारत के अंदर इतनी अधिक ठंडी नहीं रह जाती हैं, बल्कि वहीं पे रुक जाती हैं। तो इस प्रकार पर्वतीय अवरोध भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण आप देखिए। आप सभी ने सुना है या आप सभी ने देखा भी है कि महाराष्ट्र के और कर्नाटक के जो अरब सागर वाला किनारा है, उसके ऊपर पश्चिमी घाट हैं। उन पश्चिमी घाटों के पूर्वी हिस्से पे जब मानसूनी पवनें टकराती हैं तो वहाँ पे वो अधिक वर्षा करती हैं। वही मानसूनी पवनें जब उन पश्चिमी घाटों को पार करके जब
उनसे नीचे उतरती हैं तो वह प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है और वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, बल्कि एक तरीके से वहाँ पे सूखे की स्थिति आ जाती है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम पवनों की दिशा के ऊपर भी परिचर्चा करते हैं। जिस प्रकार यदि हम ऊंचे स्थान पर पानी गिराते हैं तो वह पानी नीचे स्थानों की तरफ बहता है, इसी प्रकार से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं। यानी जिन स्थानों का वायुदाब ऊंचा होता है और जिन स्थानों का वायुदाब नीचा होता है, तो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ हवाएं बहती हैं। और हवाएं किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती हैं, यह उदाहरण मैंने अभी आपको हिमालय का दिया था। यानी जब साइबेरिया से दिसंबर या जनवरी के महीने में जो शीत लहरें आती हैं और वो हिमालय पर्वत से टकरा कर वहीं तिब्बत की साइड में ही रुक जाती हैं, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो दिसंबर और जनवरी के महीने में अपने देश के अंदर तापमान अत्यंत कम हो जाते और पूरा भारत लगभग शीत लहर की चपेट में आ जाता। अब हम उच्चावच के लक्षणों पर परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, उच्चावच के लक्षणों के द्वारा भी हमारी जलवायु प्रभावित होती है। यानी जो भाग समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वहाँ पे तापमान कम होगा, तथा जो स्थान समुद्र तल के नज़दीक होगा वहाँ पे तापमान अधिक होगा। इसी प्रकार तापमान भी जलवायु को प्रभावित करता है। इसके ऊपर हम काफ़ी विस्तृत परिचर्चा कर चुके हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम तापमान के वितरण के ऊपर थोड़ा सा और परिचर्चा कर लेते हैं। सूर्य की किरणों का तिरछापन। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप जब यदि एक टॉर्च लेकर उसकी लाइट किसी स्थान पर सीधी डालते हैं और वो कम स्थान को घेरती है तो वहाँ पर आपको वो चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन यदि आप उसकी लाइट तिरछी डालते हैं तो वह अधिक स्थान को घेरती है और वहाँ पे वो चीज़ आपको धुंधली दिखाई देती है। इसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में एक वर्ष में 2 बार सीधी गिरती हैं, इसलिए वहाँ वे स्थान अधिक गर्म हैं। लेकिन वही किरणें कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव के मध्य तिरछी गिरती हैं तो वहाँ के तापमान कम होते हैं। अब हम दिन की अवधि को लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने सुना है कि ध्रुवों के ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। यानी जहाँ पे दिन की अवधि लंबी होगी तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक प्राप्त होगा तो वहाँ का तापमान अधिक होगा। लेकिन जहाँ दिन की अवधि कम होगी वहाँ पे सूर्य कम समय के लिए दिखाई देगा तो वहाँ के तापमान कम होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया है, भूमध्य रेखा के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जबकि यदि आप 49 डिग्री अक्षांश के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 20 घंटे का दिन होता है और 20 घंटे की रात दूसरे सीजन में होती है। यानी एक समय अगर 20 घंटे का दिन हो गया तो वहाँ पे रात सिर्फ 4 घंटे की होती है। अब प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी के ऊपर परिचर्चा करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन यह दूरी हमेशा एक समान नहीं रहती, बल्कि इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसमें 2 स्थिति आती हैं, एक परिहेलियन और दूसरी एपीहेलियन। हाँ तो प्यारे बच्चों, जब 3 जनवरी का समय होता है उस समय सूर्य हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है। लेकिन 3 जनवरी को आप हरियाणा के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे भयानक शीत ऋतु होती है। क्या कारण है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 3 जनवरी को कम होती है तो यहाँ पे उस समय सर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सभी सर्दी महसूस करते हैं। इसके विपरीत 7 जुलाई को सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो दूरी है वह सबसे अधिक होती है, लेकिन जुलाई के महीने में हमें गर्मी महसूस होती है। तो इसका कारण यह है कि जनवरी के अंदर जितनी सर्दी होनी चाहिए उससे वह 7% कम होती है। इसी प्रकार जुलाई के महीने में जितनी गर्मी होनी चाहिए उत्तर भारत में वह 7% कम होती है। अब सौर कलंकों पर परिचर्चा करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, सूर्य के अंदर भी सौर कलंक होते हैं। जिस प्रकार आपने चांद के अंदर कलंक देखे हैं, इसी प्रकार से सूर्य के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो हमारे को आंखों से नहीं दिखाई देते। यहाँ पे जब सौर कलंक अधिक आ जाते हैं तो उस समय सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है और इनका जो एक चक्कर होता है वह लगभग 11 साल में पूरा होता है। इसी प्रकार वायुमंडल का प्रभाव। हाँ तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है जिसे सौर मंडल कहते हैं,
उसके अंदर जो वायु की परतें होती हैं वो गहरी होती हैं, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल का प्रभाव अधिक होता है। जबकि ऊपर वाली परतें होती है वो हल्की होती है, उनमें जो गैस होती है वह भी हल्की होती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बाज़ार में जाते हैं या किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारों के अंदर एक गैस डालते हैं, उस गैस को हीलियम गैस कहते हैं। जब हीलियम गैस गुब्बारे के अंदर डाली जाती है और बाई चांस आपके हाथ से गुब्बारा छूट जाए तो वो ऊपर जाता है, इसका क्या कारण है? हीलियम गैस हल्की होती है, इसलिए वो गुब्बारे को भी ही ऊपर उठा ले जाती है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर परिचर्चा सुनी। अब हम मानसून के संदर्भ में भी परिचर्चा करते हैं। मानसून के संदर्भ में विस्तृत परिचर्चा में व्याख्यान 2 में करूँगा। यहाँ पे इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर परिचर्चा करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल यह है कि सपोज करो अगर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में हवा बहती है और आदमी अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ कर लेता है तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय वह अपनी दाहिनी तरफ अधिक वायुदाब महसूस करता है और बाईं तरफ कम वायुदाब महसूस करता है। तो यह जो सिद्धांत है यह कोरियालिस नामक विद्वान ने दिया था, इसी के आधार पर उसका नाम कोरियालिस बल पड़ गया। इसी प्रकार जेट धाराएं जिस तरीके से आप अपने यहाँ पे मई जून के महीने में आंधी महसूस करते हैं या शीत ऋतु में भी जब आप तेज़ हवाएं महसूस करते हैं जो धरातल पे चलती हैं, तो इसके विपरीत ऊपर आकाश में लगभग 10,000 से 12,000 मीटर के मध्य इनके विपरीत दिशा में बहुत ही तीव्र गति से हवाएं चलती है। उन हवाओं को जेट धाराएं कहते हैं। इसका नाम जेट धाराएं क्यों पड़ा, क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी ने जेट वायुयान बनाया था और ये हवाएं उस जेट वायुयान की गति में भी बाधा उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए इनका नाम जेट धाराएं पड़ा। इसी तरीके से पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। प्यारे बच्चों, जब शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है तो यह पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों के द्वारा होती है, तो ये भी मानसून में सहायक हैं। इसी प्रकार एल नीनो नाम आपने सुना होगा, क्योंकि मानसून की उत्पत्ति के बारे में जो नई कंसेप्ट है वह एल नीनो को लेकर ही है। यानी आपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पेरू देश का नाम सुना होगा। तो पेरू देश के पास एल नीनो धारा बहती है और एल नीनो धारा भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन एल नीनो का भारतीय मानसून से किस प्रकार संबंध है इसको भी आप देखिए। जब एल नीनो की धारा तट के नज़दीक आ जाती है तो भारतीय मानसून की शुरुआत होती है। यानी जब यह अपने निर्धारित समय से पहले आ जाती है तो मानसून पहले शुरू हो जाता है, और जब यह अपने निर्धारित समय से बाद में आती है तो भारत में मानसून लेट शुरू होता है। तो एल नीनो का आजकल बहुत महत्व है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम कोरियालिस बल की एक व्याख्या पढ़ते हैं। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल का नाम दिया गया है। आगे चलकर विद्वान कोरियालिस के नाम पर इसे कोरियालिस बल कहा जाने लगा। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब हम मानसून के ऊपर परिचर्चा करते हैं। मानसून के बारे में 4 मुख्य धारणाएं हैं। नंबर 1 भारतीय मानसून, नंबर 2 मानसून का आगमन, नंबर 3 मानसून की वापसी और नंबर 4 मानसून में विच्छेद। हाँ, तो प्यारे बच्चों, भारतीय मानसून 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है और 15 जुलाई तक वह संपूर्ण भारत में पहुंच जाता है। अब प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक बार बीच में परिचर्चा की थी कि जुलाई के महीने में जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी बहुत ही तेज़ बारिश का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो प्यारे बच्चों, भारत में सबसे अधिक वर्षा पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन आजकल चेरापूंजी के स्थान पर मौसिम ग्राम में होने लगी है, जो चेरापूंजी से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है।
तो आजकल सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, अगर हम ये पूछते हैं तो आपका जवाब मौसम ग्राम होना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नों के ऊपर परिचर्चा करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 2, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? अब हम दीर्घकालीन उत्तरात्मक प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 2, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। इसके साथ ही आपको मानचित्र का कार्य भी देते हैं। तो आपने भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दिखलाना है। नंबर 1, कर्क रेखा। नंबर 2, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। नंबर 3, थार का मरुस्थल। और नंबर 4, 2 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त राजधानी। अब आपको परियोजना कार्य देते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठे कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं एवं उच्चावच में कोई